तीन स्टेजेस बेसिकली बताई गई हैं रिलेशनशिप्स की। नंबर 1 लस्ट, नंबर 2 अट्रैक्शन एंड नंबर 3 अटैचमेंट। कैसे पहचानेंगे कि हमारे अंदर जो फीलिंग्स हैं, दिस इज सिंपली लस्ट, दिस इज सिंपली अट्रैक्शन और इट इज डीप अटैचमेंट। जहां पर फिजिकल टच किसी रिलेशनशिप में बार बार हो रहा है तो दैट मींस दिस इज ए लस्टफुल बिहेवियर। कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा लड़का उनकी लाइफ को बिल्कुल तहस नहस कर देता है, क्योंकि हमें प्यूबर्टी बहुत पहले आ जाती है और मैच्योरिटी बहुत बाद में आती है, और उस स्पेशल पर्सन को आप दिमाग से बाहर ही नहीं निकाल पाते हैं कि ये मैंने क्या किया था। कैसे पहचानेंगे कि ये सिर्फ एक आकर्षण है? आप एक व्यक्ति के प्रति कितने टाइम तक आकर्षित रह सकते हैं? वो 6 महीने। जो लोग शादी से पहले रिलेशंस बनाते हैं और उनका ब्रेकअप हो जाता है, वो पूरी लाइफ कई बार क्रॉस ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से गुजरते हैं। मेरी तो नींद उड़ गई है, मेरी तो भूख ही चली गई है, तो दैट इज ड्यू टू दैट नोरेपिनेफ्रिन हार्मोन। अट्रैक्शन के समय पर रिवार्ड जैसा फील होता है, उसे लगता है कि मुझे तो पता नहीं क्या मिल गया, कि सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, लड़का लड़की, बस ये। या आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपके पेट के अंदर तितलियां उठ रही हैं उस व्यक्ति के केवल पास होने से। लड़की भाग गई, वो लड़का भाग गया। वो सभी लस्ट और अट्रैक्शन फेज में ये डिसीजन ले तो लेते हैं, लेकिन जब उनका वो फेज खत्म होता है, पापा ठीक कहते थे, ये लड़का तो ठीक नहीं है। अगर आपको उसके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, अगर आपके चीक्स फ्लश्ड हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं, गुलाबी हो जाते हैं उसको सोचते, उसको देखते हुए, दैट मींस यू आर इन अट्रैक्शन फेज। लड़के लोग क्या कर रहे हैं, गोलियां खिलानी शुरू कर देते हैं, ये लो तुम ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खा लो। उसकी असलियत 4 या 5 साल में सामने आ जाती है, पापा को ना पता लग जाए। तो जो लड़कियां ऐसे रिलेशंस में पड़ जाती हैं, लड़का उनको सिगरेट भी पीना सिखा रहा है, शराब भी पीना सिखा रहा है, वो धोखा नहीं है, वो हार्मोन्स का आपके साथ एक खिलवाड़ था जिसे आप सही टाइम पर पहचान नहीं पाए, जिसे आप धोखा समझ लेते। आप सब कुछ दे चुकी हैं, कर चुकी हैं उस लड़के के साथ, तो आपको हमेशा डर रहता है कि मुझसे शादी तो करा लेगा या नहीं। मुझे अगर पहले पता होता कि ये ऐसा लड़का था तो मैं कभी इससे शादी करने की गलती नहीं करती। संभल जाएं, सुधर जाएं और अपने आप को बचाएं। थैंक यू वेरी मच। तो आइए शुरू करते हैं वो टॉपिक जिसके चलते बहुत सारी लड़कियां या लड़के जो नहीं जानते हैं कि जब वो एडोलसेंट फेस में आते हैं, एडोलसेंस फेस में आते हैं, तो किस तरह से उनके बॉडी के हार्मोन्स या प्यूबर्टल हार्मोन्स उनकी इमोशंस और उनकी फीलिंग्स को इस तरीके से बहकाते हैं उन्हें कि कई बार हम बच्चे, बच्चियां, लड़के, लड़कियां भटक जाती हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं अपने एकेडमिक से, अपने करियर से, अपने प्रोफेशनल गोल से, क्योंकि नेचर ने जो ये हमें हार्मोन्स दिए हैं, जब हम लोग प्यूबर्टल एज में आते हैं, 12 ईयर्स, 14 ईयर्स, 16 ईयर्स की एज में आते हैं, तो हमारी बॉडी में ऐसे चेंजेस होते हैं जो हमें रिप्रोडक्शन के लिए हेल्दी बनाते हैं या रेडी फॉर रिप्रोडक्शन बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ह्यूमन स्पीशीज को, होमो सेपियंस को आगे एग्जिस्टेंस के लिए और सर्वाइवल के लिए वो प्रोसेस बहुत जरूरी होती है। इसी कारण से हम सबकी बॉडी के अंदर इस एज में वो चेंजेस आने लगते हैं, लेकिन उन चेंजेस के चलते हमारे मूड्स, हमारी थॉट्स इस तरह से प्रभावित होती है कि सोसाइटी और मीडिया के उस चक्कर में पड़कर बहुत सारी लड़कियां इसलिए क्योंकि जो लड़कियां होती हैं वो ज्यादा वल्नरेबल होती हैं, वो ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, उनके अंदर एक सोशल स्टिग्मा होता है, वो सोसाइटी से इतनी ज्यादा कंट्रोल होकर चलती हैं कि जब ये हार्मोन्स उन्हें थोड़ी सी भी आजादी देता है तो वो फ्लाइट ले लेता है, और इस तरह की फ्लाइट ले लेता है कि वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल को छोड़कर ऐसी दुनिया में खो जाती हैं जहां पर कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा लड़का उनकी लाइफ को बिल्कुल तहस नहस कर देता है। तो इस लेक्चर को आपने इस तरीके से सुनना है जैसे कि एक डॉक्टर सिर्फ एक पेशेंट को डिस्कशन कर रहा है, ना कि एक पुरुष महिलाओं को संबोधित कर रहा है। तो आर यू रेडी? यस और नो? यस जी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि प्यूबर्टल एज में जो रिलेशनशिप है वो हमें इसीलिए दिया गया था नेचर द्वारा, ताकि हम अपनी स्पीशीज को आगे मल्टीप्लाई कर सके फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ होमो सेपियंस। हमारी रिलेशनशिप की 3 मेन स्टेजेस होती हैं जिन्हें पहचानना इसलिए जरूरी ताकि हम समझ सकें कि जो हमारा मन कह रहा है, मन कह रहा है, और मन कंट्रोल होता है हार्मोन से। वो मन कह रहा है कि या वो मन हमें भटका रहा है या हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। 3 स्टेजेस बेसिकली बताई गई हैं रिलेशनशिप्स की। नंबर 1 लस्ट, नंबर 2 अट्रैक्शन एंड नंबर 3 अटैचमेंट। कहीं कहीं पर 5 स्टेजेस ऑफ रिलेशनशिप भी बताई गई हैं, जिसमें अट्रैक्शन, जिसमें इनिशियल स्पार्क होता है,
किसी भी अपोजिट सेक्स के पर्सन को देखते ही हमारे अंदर तितलियां उठने लगती हैं, हम उस पर्सन के बारे में सोचने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय पर टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन बहुत सारी मात्रा में सिक्रीट हो रहा होता है प्यूबर्टल एज में। नंबर सेकंड स्टेज होती है रिलेशनशिप की रोमांस, जिसे हनीमून फेस भी कहा जाता है। इस स्टेज को ज़्यादा डोमिनेट करता है डोपामीन और नॉरएपिनेफ्रिन नाम का हार्मोन, जिसमें हमें यूफोरिया, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा एक्सटेसी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी का अनुभव होने लगता है, ऑब्सेशन हो जाता है, हम पागल हो जाते हैं अपोजिट सेक्स के व्यक्ति के लिए, या आइडियलाइज्ड एडोरेशन। हम एक व्यक्ति या एक लड़के या एक लड़की को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं कि हम उन्हें पूजने लगते हैं। आपने कई सॉन्ग्स भी सुने होंगे कि मैंने तो तुझे खुदा मान लिया है, तुझ में रब दिखता है। दिस इज कॉल्ड आइडियलाइज्ड एडोरेशन एंड दिस इज ड्यू टू दी हार्मोन सिक्रीशन ऑफ डोपामीन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। थर्ड फेज आता है रिलेशनशिप का डिसइल्यूजन, जब हमारे अंदर उस अपोजिट सेक्स के व्यक्ति में जो कमियां हैं, जो फ्लॉज हैं, जो उसके अंदर नेगेटिव थिंग्स हैं, वो हमारे सामने आने लगती है कि अरे ये व्यक्ति तो मैकेनिक है, अरे ये व्यक्ति तो एसी ठीक करता है, इसकी तो तनख्वाह ही कुछ नहीं है, ये तो पढ़ा लिखा ही नहीं है। उस डिसइल्यूजन फेस में अक्सर हमारे ऑथेंटिक बॉन्ड्स भी बनते हैं, जब हमारा माइंड उस व्यक्ति को एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है। नंबर 4 स्टेज बताई गई है अटैचमेंट की, जिसे ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन नाम का हार्मोन कंट्रोल करता है, जिसमें हम ट्रस्ट करने लगते हैं या हम इंटरडिपेंडेंट होने लगते हैं कि हाँ मैं तुझ पर डिपेंडेंट हूं और तू मुझ पर डिपेंडेंट है। जैसे कि एक बाइक के 2 पहिए उस बाइक को सही सलामत चलाए रखते हैं, बनाए रखते हैं जिंदगी की सड़क पर। और 5th स्टेज बताई गई है स्टेबल लव, जहां पर 2 पार्टनर्स अपोजिट सेक्स के व्यक्ति एक दूसरे के साथ अपनी होप्स, अपने गोल्स, अपने डिसीजंस शेयर करते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि हमारे अंदर जो फीलिंग या हम किस रिलेशनशिप स्टेज में इस समय हैं। तो मैं वही बेसिक 3 स्टेजेस के बारे में आपको बताऊंगा, कैसे फर्क कर सकते हैं आप ये जानकर कि जो आपके अंदर सिम्टम्स हैं, दिस इज सिंपली लस्ट, दिस इज सिंपली अट्रैक्शन और इट इज डीप अटैचमेंट। यस और नो? वुड यू लाइक टू नो? ओके। लस्ट, जिसे हिंदी में हवस भी कहा जाता है, ये एक इमीडिएट रिएक्शन होता है। हमारी स्पीशीज के सेम व्यक्ति, यानी हमारी स्पीशीज में ही वो व्यक्ति होता है और वो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से इमीडिएट रिप्रोडक्शन के लिए वो स्टेज दी गई होती है। लेकिन इसमें ऐसी अट्रैक्शन हमारे अंदर डेवलप होती है, अट्रैक्शन वर्ड सेकंड टर्म में बताऊंगा मैं आपको, लेकिन ऐसी सुपरफिशियल अट्रैक्शन हमारे मन में डेवलप होती है जहां पर हम उस व्यक्ति को जानने की कोशिश ही नहीं करते कि वो व्यक्ति अंदर से क्या है, उसका माइंड क्या सोचता है। सिर्फ हमारा पूरा अटेंशन फिजिकल बॉडी या अपोजिट सेक्स की सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, लड़का, लड़की, बस यही। उसके हम डीपर लेवल पर नहीं सोचते कि ये व्यक्ति की अंदर सोच क्या है। डिसइंटरेस्ट शो करते हैं इन नोइंग दैट पर्सन, कि वो करता क्या है, वो समझता क्या है, वो सही भी है या नहीं हमारे लिए। और इस फेस को टेस्टोस्टेरोन तो बोथ मेल्स एंड फीमेल्स में रिस्पॉन्सिबल होता है और साथ में एस्ट्रोजन ओनली फीमेल्स में रिस्पॉन्सिबल होता है। जब आप अपने साइकिल के सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज ओव्यूलेशन फेस में होते हैं, उस टाइम पर एस्ट्रोजन का सिक्रीशन सबसे हाईएस्ट होता है और दिस इज द टाइम पीरियड वेयर यू कैन डेवलप lust for another person. तो you should be very careful that when are you developing such kind of superficial attraction towards the other sex. क्या characteristics होते हैं जब आप किसी व्यक्ति के प्रति सिर्फ lustful होते हैं, हवस आपके अंदर होती है, ना कि आपका उसके अंदर कोई डीपर कंसर्न होता है। नंबर 1, फीलिंग सिर्फ सेक्सुअल होती हैं कि ये बस लड़का है, ये लड़की है, ये सुंदर है, ये सुंदर है, उससे ज़्यादा हमें कोई मतलब नहीं होता। या फिर जब हमें उसकी कमियां पता लगने लगती हैं तो हम उससे नफरत करने लगते हैं, तो दैट मीन्स ये सिंपल लस्ट है। या फिर हमारे अंदर कोई और उसके प्रति कनेक्शन नहीं होता, सिर्फ हमें लगता है कि ये फिजिकली हमारे साथ कनेक्टेड है। शॉर्ट लिव्ड, अगर आप किसी के बारे में सिर्फ 10 दिन, 15 दिन, हफ्ता, महीने के बारे में सोचते हैं, उसके बाद वो शॉर्ट लिव्ड रिलेशन था बहुत ही, तो वो एक लस्ट था। अगर आप एक्सट्रीमली अट्रैक्टेड है एक पर्सन की तरफ सिर्फ बॉडी को देखकर फिजिकल लेवल पर, तो समझ लीजिए कि वो लस्ट है। अगर आपका हार्ट रेट इंक्रीज होता है, आपकी हथेलियों में पसीना आने लगता है, या आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपके पेट के अंदर तितलियां उठ रही हैं उस व्यक्ति के केवल पास होने से या उसकी सोच होने से, तो दैट मीन्स दैट इज ए लस्टफुल बिहेवियर। आप देखिए कई बार, क्योंकि हम सोसाइटी में रह रहे हैं, पिछले 11 साल से मैं सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में सर्व कर रहा हूं, कई गर्ल्स को या बॉयज को बार बार अपोजिट सेक्स जिनके साथ वो रिलेटेड होते हैं उनको टच करने की आदत होती है। तो जहां पर फिजिकल टच किसी रिलेशनशिप में बार बार हो रहा है, तो दैट मीन्स दिस इज ए
लस्टफुल बिहेवियर ऑफ दैट पर्सन, और साथ में आप कैसे पहचानेंगे अपना रिएक्शन उसे देकर कि सामने वाले व्यक्ति का बिहेवियर भी लस्टफुल है या नहीं। ये तो हमने पहचान लिया कि हमारे अंदर लस्ट है या नहीं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति हमारे प्रति लस्टफुल है या नहीं। जैसे ही आप उस व्यक्ति के लस्ट या उसके रिलेशनशिप को रिवोल्ट करेंगे, उसके खिलाफ जाने लगेंगे, उसके अगेंस्ट एक्ट करेंगे, तो उस व्यक्ति के अंदर एंग्जाइटी होगी, घबराहट होगी, उस व्यक्ति के अंदर आपके प्रति जेलस होगी, ईर्ष्या होगी, वो आपसे नफरत करने लगेगा, उस व्यक्ति के अंदर आपके लिए ऑब्सेशन होने लगेगा। आपने देखा है ना कि तुम बाहर निकल कर देखना, मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूं, तुम जहां जहां जाओगी मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा, मैं तुम्हारी कॉल ट्रेस कर रहा हूं, मैं तुम्हारी सर सीसीटीवी देख रहा हूं, वीडियोस देख रहा हूं। तो दैट काइंड ऑफ ऑब्सेशन अगर आपके अलग होते ही हो रहा है तो दैट मीन्स दैट वाज अ लस्टफुल बिहेवियर। अगर आपके अलग होते ही कोई सैड हो रहा है तो दैट वाज अ लस्टफुल बिहेवियर। अगर ब्रेकअप हो गया है आपका बहुत ही शॉर्ट लिव्ड रिलेशनशिप के बाद, दैट मीन्स दैट वाज ए लस्टफुल बिहेवियर। अगर इंपल्सिव हो गया है वो व्यक्ति कि मुझे तेरे से बात करनी है, मैं फोन करूंगा तेरे को, बार बार लेटर भेजूंगा, तेरे घर पे आऊंगा, तेरी गली में आऊंगा, दैट मीन्स दैट इज ए लस्टफुल बिहेवियर। और डेस्परेशन, जहां पर वो आपसे मिलने की बार बार कोशिश करे, दैट मीन्स दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम लस्टफुल बिहेवियर। समझ आया यहां तक? नंबर सेकंड, अट्रैक्शन, जिसे हिंदी में आकर्षण भी कहा जाता है। इसे 4 तरह के हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। नंबर 1 डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन। डोपामीन हार्मोन रिलीज होने की वजह से इसमें एक व्यक्ति को अट्रैक्शन के समय पर रिवार्ड जैसा फील होता है। उसे लगता है कि मुझे तो पता नहीं क्या मिल गया, मैं तो दुनिया में सबसे ज़्यादा लकी पर्सन हूं कि मुझे ये मिल गई, मुझे ये मिल गया। नॉरएपिनेफ्रिन बढ़ने की वजह से आपके अंदर भूख कम हो जाती है, आपकी नींद कम हो जाती है। आपने कई हिंदी सॉन्ग में सुना है ना, मेरी तो नींद उड़ गई है, मेरी तो भूख ही चली गई है। तो दैट इज ड्यू टू दैट नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन। और सेरोटोनिन इस केस में डिक्रीज हो जाता है। इसी वजह से आपके अंदर उस व्यक्ति के लिए ऑब्सेशन और कंपल्शन भी डेवलप हो जाता है। और ये इसीलिए जानना जरूरी कि जब हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को स्टडी करते हैं साइकेट्रिस्ट लोग, तो उसमें हम उनके जो हार्मोन लेवल्स हैं, तो जो ये सेरोटोनिन लेवल्स है वो फॉल होता हुआ देखते हैं। तो दैट मीन्स ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर can be same as this attraction part। और इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैसे पहचानेंगे कि ये सिर्फ एक आकर्षण है? जैसे आपकी लस्ट बिल्कुल इमीडिएट रिएक्शन होता है, वैसे ही अट्रैक्शन का जो टाइम ड्यूरेशन होता है, आप एक व्यक्ति के प्रति कितने टाइम तक आकर्षित रह सकते हैं, वो 6 महीने से 2 साल के बीच तक ही आपकी वहां आकर्षण जो है, अट्रैक्शन लिव करती है, वो एग्जिस्ट करती है। कैसे पहचानेंगे? जब आपकी ज्यादातर एनर्जी या फोकस उसी व्यक्ति पर रहे, उसी की तरफ आपकी अटेंशन रहे, तो दैट मीन्स यू हैव अट्रैक्शन। अगर आपकी इमोशनल क्रेविंग हो, जैसे आपने सॉन्ग सुना एक मुलाकात जरूरी है सनम, तो दैट मीन्स अगर आपको इमोशनल क्रेविंग हो कि मुझे उससे मिलना ही मिलना है, तो दैट मीन्स यू आर इन अट्रैक्शन फेज। अगर आपको रोमांच का अनुभव हो उससे मिलते ही, तो दैट मीन्स यू आर इन अट्रैक्शन स्टेज। अगर आपके अंदर इंट्रूसिव थिंकिंग हो, अगर आपका लविंग बिहेवियर हो उसके प्रति, अगर आपको उसके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, अगर आपके चीक्स फ्लश्ड हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं, गुलाबी हो जाते हैं उसको सोचते, उसको देखते हुए, दैट मींस यू आर इन अट्रैक्शन फेज। अगर आपको फील गुड फील होता है, या फिर आप ऐसा फील करते हैं जैसे आपने कोई ड्रग ले लिया है क्योंकि इसके अंदर डोपामिन सीक्रेट हो रहा है, तो दिस स्टेज इज सेम एज ड्रग एडिक्शन। और उस स्पेशल पर्सन को आप दिमाग से बाहर ही नहीं निकाल पाते हैं, वो पर्सन प्रेजेंट नहीं है। मेरे पास एक केस आया कि एक फादर अपने लड़के को लेकर आता है 23 साल का, कि डॉक्टर साहब एक बार इससे बात करो, देखो इसे क्या हो गया है। तो मैंने कहा बुलाओ, क्या नाम है इसका? पंकज। पंकज क्या हुआ? मुझे रिया की याद आती है, रिया से मिलना है मुझे। तो मैं कहा शादी करनी है मुझे उससे। तो मैंने फटाफट उसके फादर को बुलाया, मैं कहा क्या दिक्कत क्या है, रिया से शादी करवाओ इसकी, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट? तो उसका जो जवाब था, दैट विल सरप्राइज यू। उसके फादर ने कहा, पंकज के फादर ने, कि रिया हो तो उससे शादी कराऊं, रिया एक कार एक्सीडेंट में मर गई है। तो ही वाज स्टक इन दैट अट्रैक्शन फेज, जिसे वो दिमाग से नहीं भुला पा रहा है और वो उसे बार बार याद कर रहा है, और ही वाज सफरिंग फ्रॉम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर।
भूख ना लगना और नींद ना आना ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस अट्रैक्शन फेस। अब ये जानना क्यों जरूरी है आप लोगों के लिए? भाई मुझे लस्ट बता रहे हो, आप स्कूल में आकर अट्रैक्शन बता रहे हो। ये जो लस्ट और अट्रैक्शन का फेस है, इनके अंदर जो हार्मोन सीक्रेट होता है, डोपामीन या नोरेपिनेफ्रिन, ये आपके फ्रंटल कॉर्टेक्स के प्री फ्रंटल एरिया को मास्क करने का काम करते हैं। मास्क मतलब ढकने का काम करते हैं। और ढकते क्यों हैं ये? ताकि आप जजमेंटल ना हो पाए उसके प्रति, आपके जजमेंट लेने की, आपके रीजनिंग करने की, आपके क्वेश्चन करने की, या आपके सवाल पूछने की, या कुछ भी आपको डीप इंसाइट उस व्यक्ति में करने की क्षमता को बिल्कुल खो देता है। इसीलिए जब आप लस्ट और अट्रैक्शन में होते हो, उसी फेज में आप उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी बुरा नहीं सुनना चाहते। जिस भी हम अल्कोहल एडिक्ट पर्सन को शराब के प्रति डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, वो 100 बहाने बना लेता है ये कहने का कि शराब तो अच्छी होती है, एक पैग तो ले ही लेना चाहिए। ऐसे ही जब हम किसी व्यक्ति के प्रति एडिक्टेड या लस्ट या अट्रैक्शन फेज में होते हैं, तो इन डोपामीन और नोरेपिनेफ्रिन हार्मोन्स की वजह से हम लोगों के डिसीजन लेने की पावर खत्म हो जाती है। इसीलिए जब आप प्यूबर्टल एज में हो, स्कूल टाइम में हो, कॉलेज टाइम में हो, तो देखिए कि क्या आप लस्ट स्टेज में हैं, अट्रैक्शन स्टेज में आकर किसी ऐसे डिसीजन को ना ले लें जो आपको फ्यूचर लाइफ में उस डिसइल्यूजन वाले फेज में ले आए, जब आपको उसकी कमियां देखने को मिलेंगी। पापा ठीक कहते थे, ये लड़का तो ठीक नहीं है। आज देख रहे हैं ना आप सोसाइटी में, उन लड़की भाग गई, वो लड़का भाग गया। वो सभी लस्ट और अट्रैक्शन फेज में ये डिसीजन ले तो लेते हैं, लेकिन जब उनका वो फेज खत्म होता है, और मैं बताऊंगा कि वो फेज खत्म होता है तो फिर कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, और उससे पता लगता है कि आप नेक्स्ट लेवल यानी अटैचमेंट फेज में पहुंचे हैं या नहीं। अटैचमेंट, जिसे हिंदी में जुड़ाव भी कहते हैं, ये लॉन्ग टर्म होता है, लाइफ लॉन्ग होता है, जीवन भर चलता है, और इसे ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन हार्मोन कंट्रोल करते हैं। 4 साल के रिलेशनशिप के बाद डोपामीन लेवल फॉल होना शुरू कर देता है, और ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन इस डोपामीन को रिप्लेस कर देते हैं। इसीलिए कोई भी रिलेशन जब आप देखते हैं ना, उसकी असलियत 4 या 5 साल में सामने आ जाती है कि भाई हाँ, मैंने तो बड़ा गलत डिसीजन ले लिया। शादियों कितने साल हो गए? 4 साल। शादियों कितने साल हो गए? 5 साल, 7 साल। और 7 साल तो बिल्कुल जब हद हो जाती है, जब उसे 7 ईयर इच बोलते हैं, जब हमें एक दूसरे से बिल्कुल प्रॉब्लम हो जाती है, खिचखिच रहने लग जाती है। और यही कारण है कि ड्यूरिंग दिस फेज, आज के ज़माने में जब मीडिया और सोशल मीडिया इतना अप्रोचेबल हो रहा है, तो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ चल पड़ते हैं। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन कब हमारी बॉडी में रिलीज होता है? ड्यूरिंग ऑर्गाज्म, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, बच्चे के जन्म के दौरान, और ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीड। बेसिकली जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन हमें दिया गया था नेचर के द्वारा, वो दिया गया था बच्चे की पेरेंटिंग के लिए, कि फीमेल के अंदर ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा तो बच्चे से उसकी अटैचमेंट बढ़ेगी, क्योंकि बच्चे को अभी अपनी माँ की ज़रूरत है ब्रेस्ट फीड के लिए, उसकी केयर के लिए। ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, ये देखा गया कि वैसोप्रेसिन हार्मोन ही हमें मोनोगैमस बनाता है। मोनोगैमस का क्या मतलब होता है? हम कहते हैं ना कि मैं लाइफ लॉन्ग तेरे साथ ही रहूंगा या तेरे साथ ही रहूंगी। मोनोगैमस होता है जहां पर पेयर बनता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति पूरा लॉयल होता है, और इसे स्टडीज भी बिल्कुल प्रूव करती हैं। प्रेरी वोल नाम का एक एनिमल है, एक चूहा है, उसके वो भी मोनोगैमस होता है, वो भी लाइफ लॉन्ग एक ही पार्टनर के साथ रहता है। जब उन प्रेरी मॉल्स के अंदर वैसोप्रेसिन नाम के हार्मोन को सप्रेस करने की दवाई दी गई कि इनका वैसोप्रेसिन कम हो जाए, हार्मोन कम हो जाए वैसोप्रेसिन वाला, तो वो धोखेबाज हो गए, वो किसी दूसरे प्रेरी मॉल्स के चक्कर में पड़ गए। वहां से हमें पता लगा दैट वैसोप्रेसिन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर दिस अटैचमेंट। क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आप अटैचमेंट फेज में है या नहीं? जब आपको एक दूसरे के साथ कनेक्शन समझ में आ जाता है कि आप उसके साथ सिक्योर हैं या एंग्शियस हैं, अवॉइडेंट हैं या फियरफुल अवॉइडेंट हैं, आपकी इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस कैसी है कि आप एक दूसरे के साथ फीलिंग ऑफ कंसर्न शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए एम्पैथी, दया भावना शो कर रहे हैं, या जब आप उनके साथ कोई प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं तो वो जजमेंटल होकर आपको कोई सोल्यूशन देने की बजाय आपके प्रति दया भावना रखते हों, या एक टीम मेंबर की तरह जब दो लोग काम करते हैं और अपनी होप्स, अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स जो उन्होंने भविष्य के लिए तय किए हैं, जब वो उसको साथ लेकर चलते हैं, उसे हम अटैचमेंट फेज कहते हैं। और ये अटैचमेंट फेज 4 तरह के होते हैं: सिक्योर,
एंशियस अवॉइडेंट एंड फियरफुल अवॉइडेंट। सिक्योर में जहां पर दो व्यक्ति कंफर्टेबल होते हैं एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के प्रति इंटरडिपेंडेंट होते हैं और साथ में एक दूसरे पर ट्रस्ट भी करते हैं और वो एक दूसरे के लिए रिलायबल भी होते हैं। एंशियस कपल वो होता है जो हाई लेवल ऑफ क्लोजनेस चाहता है। मान लीजिए कोई एक पार्टनर हाई लेवल ऑफ क्लोजनेस चाहता है, हमेशा सैटेलाइट की तरह उसके ऊपर नजर बनाना चाहता है और साथ में चिंता करता है कि अगर ये मुझसे दूर चला गया तो कहीं ये मेरी कमिटमेंट में, मेरे लिए जो इसकी कमिटमेंट में उसमें कोई कमी तो नहीं आ गई है। थर्ड तरह की अटैचमेंट होती है अवॉइडेंट, जो इंडिपेंडेंस को वैल्यू करती है कि हमें एक दूसरे के प्रति इंडिपेंडेंट रहना चाहिए और अनकंफर्टेबल हो जाते हैं जब वो बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। और फियरफुल अवॉइडेंट अटैचमेंट लेवल वो होता है जिसमें एक व्यक्ति डिजायर तो करता है क्लोज रहने की, लेकिन उसके अंदर ये फीलिंग आ जाती है कि कहीं मेरे क्लोज आने से उसे वो हर्ट ना कर दे। अब क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, हमने क्या सीखा इस पूरे लस्ट, अट्रैक्शन एंड अटैचमेंट वाले टॉपिक से, कि जब हम लोग अपनी भावनाओं को सही तरीके से नहीं पहचान पाते और इन प्यूबर्टल हार्मोनल प्रोसेसेस की वजह से हम अपनी लाइफ के डिसीजंस गलत ले लेते हैं, तो व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ प्री मैरिटल रिलेशनशिप्स। शादी से पहले जो लोग, क्योंकि शादी तो देखिए उसके बाद सोशल आपका कनेक्शन बन ही गया, उसके बाद वो अटैचमेंट होगा या अट्रैक्शन होगा, दैट नो वन नोस, बट प्री मैरिटल रिलेशनशिप्स आजकल सोसाइटी में बहुत कॉमन हो रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि प्री मैरिटल रिलेशनशिप्स कैसे हमारी लाइफ को ख़त्म कर रहे हैं। प्री मैरिटल रिलेशनशिप्स बेसिकली एक जाल है, जो हार्मोन्स का जाल मैंने आपको बताया कि समय से पहले, शादी से पहले जब आप अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षित होकर या हवस के शिकार होकर या जुड़ाव होकर गलत फैसले लेते हैं। नंबर 1, मीडिया ने आपकी इमोशंस को बहुत अच्छे से मिसयूज़ किया है। आप देखिए कि वैलेंटाइंस डे पर अपनी चॉकलेट बेचने के लिए उन्होंने अपनी जो वैलेंटाइंस डे को इतना ज़्यादा उसको कर दिया कि आपको मोटिवेट कर दिया कि आप ये ज़रूर सेलिब्रेट करें, बिकॉज दे वांट देयर प्रोडक्ट्स टू बी सोल्ड। आज जितनी भी मूवीज़ हैं उसमें यही दिखाया जा रहा है कि कैसे दो लोग एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और वो बिल्कुल मज़े की ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता। नंबर 1, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। जो लोग शादी से पहले रिलेशंस बनाते हैं और उनका ब्रेकअप हो जाता है, वो पूरी लाइफ कई बार पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से गुजरते हैं और वो ट्रॉमा और वो स्ट्रेस उनकी लाइफ से कभी भी दूर नहीं जाता। अटैचमेंट एंड इमोशनल स्कार्स, जो आपकी बॉडी पर जो कोई चोट लग जाए तो उसका घाव हो जाता है ना, वो तो भर सकता है, लेकिन जो आपके माइंड और आपकी फीलिंग्स पर इमोशनल और अटैचमेंट वाला स्कार होता है ना, जो घाव होता है, वो लाइफ लॉन्ग भर नहीं पाता। रिग्रेट एंड सेल्फ ब्लेम, जब एक फेज से निकलने के बाद आप सोचते हैं, क्योंकि हमें प्यूबर्टी बहुत पहले आ जाती है और मैच्योरिटी बहुत बाद में आती है, उस फेज से निकलने के बाद हमें रिग्रेट होता है कि ये मैंने क्या किया था। आप सोचना जरा, कई बार आप अपनी बचपन की फोटो या वीडियो देखते हुए कहते हो ना, मैं बचपन में ऐसी थी, मैं बचपन में मिट्टी भी खाती थी, मैं बचपन में चौक से ऐसे करती थी। तो ये चीज़ तो चलो अच्छा लगता है हमें कि भी हम बचपन में ऐसे खेलते थे, ऐसे करते थे, लेकिन जब हम लाइफ के गलत डिसीजंस लेकर गलत रिलेशनशिप और गलत लोगों के चक्कर में आकर अपना एकेडमिक्स और प्रोफेशन खराब कर लेते हैं, तो हमें आगे चलकर रिग्रेट होता है और हम सेल्फ ब्लेम की पोजीशन में आ जाते हैं, खुद को दोष देने लगते हैं कि मेरी गलती थी। एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस का आप शिकार हो जाते हैं। कम एज में या प्री मैरिटल रिलेशनशिप्स बनाने से कई बार अनवांटेड प्रेगनेंसीज हो जाती हैं, जिससे आपको बच्चे या लड़के लोग क्या कर रहे हैं, गोलियां खिलानी शुरू कर देते हैं, ये लो तुम ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खा लो, वो घबरा जाते हैं, वो आपको कई बार इतनी डोज दे देते हैं कि आपका पूरा साइकिल का हार्मोन साइकिल बिगड़ जाता है और आपके अंदर हार्मोनल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। एंग्जाइटी टू हाइड द रिलेशंस, जो लोग इस प्री मैरिटल रिलेशन में होते हैं वो एंग्जाइटी में रहते हैं, क्योंकि उन्हें अपने रिलेशन को छुपाना होता है पेरेंट्स से, पापा को ना पता लग जाए। हर टाइम पे आप एंग्जाइटी फेज में रहते हैं, जो आगे चलकर आपके अंदर जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर बन सकता है। डिफिकल्टी इन फ्यूचर रिलेशंस, क्योंकि आपका जो ट्रॉमा है प्री मैरिटल रिलेशंस की वजह से वो हील नहीं हुआ है, जिससे आपको फ्यूचर रिलेशंस पर इफेक्ट पड़ता है और वो ट्रॉमा आपकी फ्यूचर लाइफ की कंपेनियनशिप को भी हर्ट करता है। आपके एकेडमिक्स अफेक्ट होते हैं, आपका लैक ऑफ फोकस हो जाता है अपनी सभी एक्सपेक्ट्स की, लाइफ के सभी एक्सपेक्ट से, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, कल्चर हो, एकेडमिक्स हो, प्रोफेशन हो या आपकी मैरिटल लाइफ हो। उसके अलावा ड्रग एब्यूज, आज आपको पता है कि भारत सरकार की प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की आधिकारिक रिलीज जो 2019 में हुई थी, उसमें
पूरे देश में 10 से 75 साल की महिलाओं में 90 लाख महिलाएं हमारे भारत की शराब पीती हैं, 40 लाख महिलाएं गांजा फूकती हैं और 20 लाख महिलाएं अफीम का नशा करती हैं। 461 ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स बन चुके थे 2019 तक हमारे देश में नशा छोड़ने के, जिसमें से 4 सिर्फ लड़कियों के लिए ही थे। तो जो लड़कियां ऐसे रिलेशंस में पड़ जाती हैं वो आगे चलकर नशे भी करने शुरू कर देती हैं। लड़का उनको सिगरेट भी पीना सिखा रहा है, शराब भी पीना सिखा रहा है, इंजेक्शन भी लगाना सिखा रहा है। तो यू कैन बी देयर इन ड्रग एब्यूज, सुसाइडल टेंडेंसीज। कई बार जब आप लोग एक फेस को पहचान नहीं पाते या दूसरे फेस में एंटर नहीं कर पाते तो आप ये सोचते हैं कि मैंने गलती कर दी, उसने मेरे साथ धोखा कर दिया। दरअसल वो धोखा नहीं है, वो हार्मोन्स का आपके साथ एक खिलवाड़ था जिसे आप सही टाइम पर पहचान नहीं पाए, जिसे आप धोखा समझ लेते हैं। और उसके बाद आप लोग फिर अखबारों की सुर्खियां बनते हैं कि 12वीं की छात्रा ने फांसी लगा ली, एक किसी प्रेम प्रसंग के चलते, अपने प्रेमी के चलते फांसी लगा ली। तो सुसाइडल टेंडेंसीज आप लोगों के अंदर डेवलप होती है। हमेशा आपके अंदर एंजाइटी तो बनी ही रहती है कि घर वालों से मैं अपने रिलेशन को छुपाऊं, साथ में आपके अंदर ये डर रहता है, फियर ऑफ ब्रेकअप, क्योंकि आप प्री मैरिटल रिलेशनशिप में हैं, आप सब कुछ दे चुकी हैं, कर चुकी हैं उस लड़के के साथ, तो आपको हमेशा डर रहता है कि मुझसे शादी तो करा लेगा या नहीं। तो लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है, तो आपको हमेशा एक फियर रहता है। एंड मास्किंग इफेक्ट की वजह से, जो मैंने आपको बताया कि डोपामिन और नोरेपिनेफ्रिन की वजह से जो आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पार्ट पर फ्रंटल लोब के हो जाता है, उस वजह से आप रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं, जिससे आप गलत मैरिटल अफेयर या गलत रिलेशन में आ जाते हैं और एक गलत व्यक्ति से शादी करा बैठते हैं। आपने देखा होगा अपनी लाइफ में भी आपकी सहेलियों को या आपके रिश्तेदारों को कई बार कहते हुए कि मुझे अगर पहले पता होता कि ये ऐसा लड़का था तो मैं कभी इससे शादी करने की गलती नहीं करती। तो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और आप लोग भी इस हार्मोनल साइकिल के चलते अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा कदम उठा लें जिस कदम को आप वापस पीछे ना खींच पाएं, संभल जाएं, सुधर जाएं और अपने आप को बचाएं। तो दिस वाज माय लेक्चर ऑन दिस स्टेजेस ऑफ रिलेशनशिप इन योर स्कूल कैंपस नवदीप पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, एंड आई होल हार्टेडली थैंक मिस्टर करमवीर सिंगला, ऑनरेबल चेयरमैन ऑफ योर स्कूल, Mr. Mahavir Nain, Honorable Principal of your school, and other school members and management members for inviting me consecutively second time in your campus so that I can share my thoughts with you. Thank you very much. कंफर्टेबल थे? Yes, sir. कभी ऐसा नहीं लगा होगा कि हाय क्या बता दिया? क्योंकि गर्ल्स को समझाना जरूरी है और वो समझती भी है। समझती हो ना सभी? समझदार बनोगी? Yes, sir. अपनी लाइफ में कोई गलती करोगी? No, sir. किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे लड़के के चक्कर में आओगी? No, sir. और कभी भी इन रिलेशनशिप्स में नहीं पड़ना है। आप देख लीजिए कि जितनी भी लड़कियां, जितनी भी स्टार्स चाहे वो, सेलिब्रिटीज चाहे वो, जो आपके ऊपर एक पीयर प्रेशर बनाती हैं कि वो रिलेशन है, वो बॉयफ्रेंड है, उनका अंत कैसा होता है देखिए आप जरा। आज न्यूज भरी पड़ी है जिसमें मन उतरते ही है, फिर उसे वो पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है, फिर वो एक दूसरे के गले काटते फिर रहे हैं। तो आपने किसी की फ्रिज में थोड़ी ना सजना है। तो आपने अपने लाइफ को अच्छा बनाना है, अपने करियर को अच्छा बनाना है। जब आप एक डॉक्टर बन के निकलोगे, जब एक घर से आप इंजीनियर बन के निकलोगी, जब आप जज बन के निकलोगी, तो आपके लिए अच्छे मैचेस भी आएंगे, टाइमली आपकी मैरिज भी अच्छी जगह होगी। लेकिन अगर आप इस तरह से घर से निकलोगी जिससे ना आप मैच्योर हो, ना भी परिपक्व हो, ना लाइफ में कुछ बनी हो, तो यकीन मानना कि तुम्हें मिलेगा भी फिर वही जो रिपेयरिंग का काम करता होगा, क्योंकि आपने वो चुना ही ऐसे टाइम पर है जहां पर आपको जो मिलना चाहिए, उसके बाद फिर स्टेप बैक नहीं है। मेरे पास कई मैसेजेस आते हैं फेसबुक पे कि डॉक्टर साहब मेरे हस्बैंड ड्रिंक करके मुझे पीटते हैं, क्यों? खुद की तो कमाई है नहीं, अब वो मुझे कहते हैं जॉब करने के लिए, मैं क्या करूं? बच्चा भी है, और बच्चा होने के बाद तो फिर बिल्कुल ही खत्म हो जाती है लाइफ, आप बाहर ही नहीं निकल सकते हो सोल्यूशन से। तो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, स्टेप उठाने से पहले सोचना है, किसी को देखना ही नहीं है। क्यों देखें हम? ठीक है।